मार्मिक बात बोली आप लोगों के लिए। एक बात तो मेरे समझ में नहीं आई कि 5 लोग अंदर हुए, 6 पुतले बैठ गए हैं। अगर 1000 लोग अंदर होंगे तो पूरा मध्य प्रदेश में पुतले ही पुतले दिखेंगे। और एक बात और समझ में आई, इधर नकली मामा है, इधर असली मामा दिख रहे हैं, पंटे मामा दिख रहे हैं। ये जो 6 पुतले हैं ये क्यों बिठाए गए हैं? इनका आपसे क्या रिश्ता है? इस आदिवासी समाज से इनका क्या रिश्ता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब 6 गाथाएं बिठाई गई है, हमारे 6 शहीदों की गाथाएं बिठाई गई है। इसमें पहले नंबर पर शंकर शाह रघुनाथ शाह, जिन्होंने ब्राह्मणों का कानून मानने से इनकार कर दिया था। पहले ऐसा था कि राजा आदिवासी और कानून ब्राह्मणों का, मनुवादी। रघुनाथ शाह शंकर शाह ने बोला कि राज हमारा है तो विचार भी हमारे होना चाहिए, कानून भी हमारा होना चाहिए। इसका रास्ता यह निकाला गया कि यहां के ब्राह्मणवादियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर शंकर शाह रघुनाथ शाह के हुकूमत को खत्म करने का षड्यंत्र रचा और उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन साथियों, फांसी में नहीं, इनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन फांसी से नहीं लटकाया गया, ताकि यहां का आदिवासी डर जाए। यहां की आदिवासी जनता में एक डर निर्माण करने के लिए इन्होंने इनको तोप से उड़ाया है। विशेष आदिवासियों की फांसी की सजा होती है और तोप से उड़ाया जाता है। मेरे को एक ब्राह्मण शहीद बताइए भाई, एक उच्चवर्णीय शहीद बताइए, एक ओबीसी शहीद बताइए जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा इस देश में। लेकिन आदिवासियों के साथ में जो हुआ है उससे हमको सबक लेने की जरूरत है। हमको सजा फांसी की होती है और ये लोग तोप से उड़ाते हैं। आपने फांसी की सजा दी और तोप से उड़ा दिए, उनके छितरे हो गए थे। उनकी कब्र भी नहीं बनाई गई, आखिर में उनके छितरे को एक जगह जमा करके मिट्टी में डाल दिया गया। ये शंकर शाह रघुनाथ शाह है जिसने पहली बार बोला था कि अगर प्रदेश आदिवासियों का है तो विचारधारा भी यहां पर आदिवासियों की होनी चाहिए। ये शंकर शाह रघुनाथ शाह का समाज के लिए योगदान है। इन्होंने टंडा मामा के बारे में, टंडा मामा की गाथा स्थापित की। ये जितना निमाड़ मालवा क्षेत्र है, यहां पर 1835 से पहले आपके पास जितनी जमीन थी वो जमीन लीज की जमीन थी। यहाँ पेशवाइयों का राज था, राजाओं का राज था, हुकूमत थी। यहाँ पर एक तरफ मुगल हुकूमत थी, एक तरफ पेशवाई हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत भी थी। साथियों, पहले आप लोगों को, हम लोगों को, यानी पूरे आदिवासियों को इस देश में क्रिमिनल ड्राइव बोलते थे। क्रिमिनल ड्राइव का मतलब होता है गुनहगार जमात, जो पैदा होते से गुनहगार होता है, जिसको नौकरियां नहीं है, जिसको सरकारी महकमे में नौकरी नहीं दी जाती थी, जिसको गांव के बाहर रखा जाता था। आदिवासियों के गांव अलग होते थे क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप थे, वो गुनहगार थे। जब भी आदिवासी किसी शहर में जाता था तो ऐसा आदेश देते थे ये लोग कि उसको मार दो। अगर आपने आदिवासी को मार दिया तो उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ये कानून को खत्म करने वाले भगवान का नाम है टंडा भील। इस कानून के बाद यहां पे जो बैठे कर्मचारी अधिकारी है उनको नौकरियां लगी है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, माइनॉरिटी हो। आप जाके अपने घर के रिकॉर्ड निकाल लो, आपके जमीन में आपको जमीन मालिक कब से बोला गया है? पहले तो आपको भूधारक बोलते थे। टंडा भील के आंदोलन के बाद आप भूमालक बने हैं।
ये सच्चाई है। टंटा भील मध्य प्रदेश में वो नाम है जिस नाम की वजह से मध्य प्रदेश की जमीन बची है, मध्य प्रदेश बचा है। ये किसी राजा ने जमीन नहीं दिया आपको। ये जो जमीन आपके पास से आज खेती कर रहे हैं आप लोग, ये जमीन राजा ने नहीं, आपको महान शहीद महाविद्रोही भगवान टंटा भील की वजह से जमीन मिली है। और ये गाथा आपने स्थापित की है। टंटा भील का कर्जा एक आदिवासियों के खून पर है, ओबीसी के खून पर है, दलितों के खून पर है। बाबा साहब को उनकी मां भगवान टंटा भील के कहानी सुनाती थी। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में टंटा भील बनते थे। टंटा भील का सबसे ईमानदार सैनिक का नाम है रेंगा कोरकू। रेंगा कोरकू, इनको 18 भाषाएं आती थी, अंग्रेजी भी बोलते थे रेंगा कोरकू, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। इसी रेंगा कोरकू ने भगवान टंटा भील के पास गया और बोला, भगवान यहां तो आदिवासियों को नौकरियां मिल ही नहीं सकती, ये तो क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं, आदिवासियों को गुनहगार जमात बोलते हैं। तो भगवान टंटा भील ने फरमान निकाला एक दिन बाद कि अगर ब्रिटिश सरकार टंटा भील को पकड़ना चाहती है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दे। हजारों की संख्या में आदिवासियों को पुलिस में भर्ती किया गया। वहीं से आदिवासियों को नौकरी मिलना शुरू हुआ। वहीं से इस देश में कानून बना जिसमें यहां के आदिवासियों को सरकारी महकमे में नौकरी मिली। रेंगा कोरकू, टंटा भील, जितने लोग हैं जिन्होंने टंटा भील का इतिहास पढ़ा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, या जितने शहीद हुए सबकी मजारें हैं, सबकी कब्र है। लेकिन आपसे किसी ने पूछा रेंगा कोरकू की कब्र कहां है, टंटा भील की कब्र कहां है, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने इनको गायब किया है। रेंगा कोरकू और टंटा भील के इलाके में एक भी पंडा नहीं भटकता था। आदिवासियों का राज चलता था, जिसको आप ग्राम सभाएं बोलते थे, उस वक्त टोली बोलते थे। 1 लाख टोलियों को एक समय से चलाते थे टंटा भील, इसलिए उनको भगवान बोलते थे। आप आदिवासी हो, टंटा भील की देन है। आप इस देश में जमीन के मालिक हो, ये टंटा भील की देन है, रेंगा कोरकू की देन है। इससे बेईमान हो गए थे हम। ये हमारे रियल भगवान है, ये ओरिजिनल भगवान है, ये ओरिजिनल मामा है। इन्होंने जो पुतला बिठाया है, ये नकली मामा को भूलना चाहिए समाज ने, और ओरिजिनल मामा को याद करना चाहिए करके पुतला बिठाया है। नहीं तो कोई भी अपने आप को कुछ भी बोल दे रहा है। आने वाले 26 तारीख को भगवान टंटा भील का जन्मदिन है। जिस दिन देश का स्वाधीनता दिवस रहता है, उसी दिन भगवान टंटा भील का जन्मदिन रहता है। पाताल पानी में बहुत बड़ी सभा है जिसमें सामाजिक दीक्षा समारोह कर रहे हैं। आप सब लोग 26 तारीख को पाताल पानी के लिए आमंत्रित है, आपको आना जरूरी है। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी गाथा इन्होंने स्थापित की है। बाबा साहब ने जो ईमानदारी आदिवासियों के साथ की है, उसको समझना बहुत जरूरी है। 2 लाख से ज्यादा आदिवासी लोग मारे गए थे बिरसा मुंडा के संघर्ष में। इतनी घबरा गई थी ब्रिटिश सरकार कि उनको मजबूरन कानून बनाना पड़ा, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं। 1998 में वो एक्ट में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बना है। इस कानून ने आपको इस देश का मालिक बनाया है। टंटा भील अपने सैनिकों को मालिक बोला करते थे। ये वही बिरसा मुंडा है जिसने 14 साल की उम्र में भगवान टंटा भील का आर्टिकल पढ़ा था, 16 साल की उम्र में, जिनको रॉबिन हुड बोलते थे, जिनको रॉबिन हुड की पदवी दी अंग्रेजों ने। दुश्मनों ने उनको रॉबिन हुड बोला, और यहाँ के जो कथाकथित मनुवादी लोग थे, उन्होंने टंटा भील को डकैत बोला, भगवान रेंगा कोरकू को डकैत बोला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग अम्बेडकर बोलते हैं, डॉक्टर नहीं लगाते। अबे भारत का संविधान बनाया उसने,
यहाँ का एसटी, यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी, यहाँ का ब्राह्मण, सभी उसके कर्जदार हैं। एक बड़ी जवाबदारी बना है। संविधान नहीं होता तो देश नहीं होता, और इसको देश बनाने की जवाबदारी और देश बनाने में जो किरदार निभाया है वो आदिवासी सैनिकों ने बनाया है। 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, 30% गैर आदिवासियों ने लड़ी है। कुछ जंगली क्षेत्र थे जहां ओबीसी भी साथ में था, एससी भी साथ में था आदिवासियों के साथ। लेकिन स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट किसको दिए इन्होंने, जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए। आदिवासी की तो पूरी कौम की कौन स्वतंत्र सेनानी है। ये चरित्र समझना बहुत जरूरी है साथियों। बिरसा मुंडा का आंदोलन इस समाज को, पूरे देश को देश बनाने का आंदोलन है, क्योंकि बिरसा मुंडा के आंदोलन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरणा लिया है। बिरसा मुंडा के आंदोलन से महात्मा गांधी ने प्रेरणा लिया है और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया है। इसी आंदोलन की देन है बिरसा मुंडा की कि महात्मा गांधी जी जो एडवोकेट थे, कोट टाई पहनते थे, वो टाई कोट उतार के लंगोटी पहन के पूरे देश में घूमे। बराबर बोले उन्होंने कि अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, और टंटा बिल तो सबका बाप होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो आदिवासी है। जिन्होंने जेल से भागे, बार बार माफीनामा लिख के दिए, उन लोगों को ये लोगों ने वीर, क्या वीर, ये वीर, वो वीर, सब वीर बना दिए उनको। और हमको किसी की जरूरत भी नहीं है। ये तो बाबा साहब को गलती की है भारत रत्न देकर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिए, उसके बाद तेंदुलकर को दे दिए। क्या मतलब हुआ? और अब तो भारत रत्न बांट रहे हैं गोली बिस्किट जैसे। तो भैया हमारे जो बाकी महापुरुष है उनको कुछ रत्न फतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक है वो। उनको अपनी जमीन पे कौन पुरस्कृत कर सकता है? ये तो मूल मालिक है इस देश के। बिरसा मुंडा का आंदोलन ये समाज का आंदोलन था साथियों। बिरसा मुंडा ने टंटा भिलका, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, महात्मा फुले, ये जो क्रांतिकारी थे, संभाजी महाराज, ये क्रांतिकारियों की विचारधारा को आगे बढ़ाई। और यही लड़ाई आज हमारे सामने सब लोग देख रहे हैं। जितने युवा यहां बात कर रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आदिवासी समाज का युवा बोलना सीख गया है, और यही कारण है आदिवासी नेता पिचक रहे हैं, डर रहे हैं। उनको लग रहा है अपनी दुकानदारी खतरे में आ सकती है। ये वही आंदोलन है जिसमें बोला गया राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। जिसको ये तकलीफ हुई, मैं उनके घर में सवेरे गया, उनका नाम इन्होंने रामदेव रखे। एक रामदेव और एक दवाई का धंधा करता है। वो रामदेव और ये रामदेव में जमीन आसमान का फर्क है। वो रामदेव पहले लोगों को नौकरी देने की बात करता था, अब वही लोगों के घर में जा रहा है, बोल रहा है काम दो, पैसे दो। वो रामदेव में और ये रामदेव में फर्क है। ऐसे जितने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। अगर ये लोग तुमको जिला बदल कर सकते हैं, ये लोग तुमको जिले से बाहर करने की रणनीति बनाते हैं, तो तुम इनको सत्ता से बाहर करने की रणनीति बनाओ तो बात है। ये ऐसा लग रहा होगा कि आदिवासी सोया है, ये भोला है। इनको लग रहा होगा अभी इनको अंबेडकर नहीं समझ रहा है, इनको महात्मा फुले नहीं समझा है, ओबीसी आदिवासी को नहीं समझ पा रहा है। ओबीसी को लग रहा है आदिवासी लड़ रहे हैं, लड़ने दो। दलितों को लग रहा है आदिवासी लड़ रहे हैं, लड़ने दो। मुसलमान क्रिश्चियन को लग रहा है आदिवासी लड़ रहे हैं, लड़ने दो। अरे भाई तुम भी वेटिंग लिस्ट में है, तुम प्रतीक्षा सूची में है। पहले आदिवासी मरेगा, फिर एससी मरेगा, फिर ओबीसी मरेगा, फिर मुस्लिम मरेगा, क्रिश्चियन मरेगा। ये तैयारी है। ये लोगों ने तो पूंजीपतियों को बेच दिया है। गरीब ब्राह्मण भी अभी बार के सामने, बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहा है। सच्चाई है कि नहीं?
मैं दो बातें बताना चाहता हूं आपको। एक षड्यंत्र किए इन लोगों ने हमारे साथ। 1993 में इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराया, 1993 में इन्होंने यहां पे दंगा हुआ, और 1993 में भारत सरकार ने एक हलफनामा संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजी कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। यह स्टेटमेंट दे दिए इन्होंने। एक बात ध्यान में रखना, भारत हिंदू राष्ट्र तब नहीं बन सकता है जब तक आदिवासी जिंदा है, क्योंकि वो इस देश का मूल मालिक है। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये उसके वंशज है। ये समझाने की जरूरत है। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो जाएगा। ये चाल चल रहे हैं आपके साथ। भारत में आदिवासी नहीं है। एक आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है जिसको भील वंश के लोग बोलते हैं। वो लोग भी आदिवासी नहीं है क्योंकि उनकी भाषा संस्कृत से जुड़ी हुई है। ऐसा हलफनामा भेजे हैं और अपने गांडू नेता चुपचाप है, बात नहीं करते हैं कुछ। अबे तेरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, तेरी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, और तू हिजड़े जैसा चुपचाप है। इस बात का सबसे बड़ा है। इसका मतलब तेरे में बिरसा मुंडा का खून नहीं है, टंट्या भील का खून नहीं है, तेरे में शंकर शाह, रघुनाथ शाह का खून नहीं है। गोंड अलग भाग रहा है, भील अलग भाग रहा है, कोरकू अलग भाग रहा है, ओबीसी अलग भाग रहा है, एससी अलग भाग रहा है। अबे जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? और जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को पहचान नहीं सकता। ऐसे लोगों को भगवान टंट्या भील ने गांडू बोला है। ये जातिवाद, ये व्यक्तिवाद, ये पार्टीवाद छोड़, समाज को एक जगह कैसे लाओगे इस बारे में सोचो। ये समाज देश का एक जगह कैसे आएगा? ओबीसी कैसे आएगा एक जगह? एससी कैसे आएगा? ये गरीब ब्राह्मण भग रहा है आज, वो भी तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा बन सकता है अगर उसको समझ में आ गया तो। मेरे भाइयों, ये हमारे साथ ही हो रहा है। आपने अभी बोले कि भैया वहां पर जो कांड हुआ था, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाशें गला दी। 13-13 साल की बच्चियों को नक्सलवादी घोषित कर रहे हैं। जिस लड़की का पीरियड नहीं आता है, उसको मासिक उसकी प्रक्रिया नहीं होती, ऐसे बच्चियों को ये लोग नक्सलवादी बोल के मार रहे हैं। जो आंदोलन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है उसको नक्सलवादी घोषित कर देते हैं। आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी, मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी। ये सोच खड़ी कर रहे हैं लोग। ये खिलाफ में, आदिवासियों के खिलाफ में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है। जो मध्य प्रदेश का आदिवासी संदेश देगा वही संदेश पूरे देश में जाएगा। और मध्य प्रदेश के ही आदिवासियों को बोल रहे हैं कि आदिवासी भारत का मालिक नहीं है और भील आदिवासी नहीं है। भील यानी बारेला, भील, बारेला, बिलाला, ये जितनी अपनी वंशज है, ये पूरे लोग, कोरकू, ये इतनी हिम्मत कैसे करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लोग, हमारा पढ़ा लिखा आदमी बोलना नहीं चाह रहा है, डर गया है। अपना अधिकारी डरता है कि मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मेरा सीआर खराब कर देंगे। अपना मंत्री डरता है कि दूसरी बार टिकट नहीं देंगे। अबे पार्टी बनेगी समाज, तू समाज के भरोसे चुन के आ रहा है या पार्टी के भरोसे? समाज को। अगर आदिवासी नहीं होता तो अधिकारी नहीं होता, कर्मचारी नहीं होता, विधायक नहीं होता, मंत्री नहीं होता। ये जो वास्तविकता है इसको खड़ी करने के लिए काम करो। इनका पुतला लगाना बड़ी बात नहीं है, इनके विचारों को लेकर एक मिशन चलाना बड़ी बात है। वो मिशन चलाने की बात करो। अरे तुम एक जगह नहीं आओगे तो लड़ोगे कैसे यार? थोड़ा चींटियों से सीखो, थोड़ा जानवरों से भी सीखो, वो एक जगह आते हैं। मुख्य
मुख्यमंत्री जी को लगता है आदिवासी तो एक जगह आ गए, इनको थोड़ा बोल दो, बांट दो, दारू दे दो, इनके नेताओं को खरीद फरोख्त कर लो, काम बन जाएगा। ये जो लाइन है इसको चुपचाप कर दो, ये खामोश रखो, इस बात को समाज में खत्म कर दो। इनको बता दो कि जो आदिवासियों का निर्णय होगा वो सामाजिक निर्णय होगा, कोई राजनीतिक निर्णय नहीं होगा। आदिवासी समाज तय करेगा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चलेगी। ये समझाने का समय आ गया है और ये एक संदेश मैं देके जा रहा हूं आपको कि ये जो समाज है नेताओं के विचारों पे नहीं चलेगा, ये नेताओं के विचारों से भी नहीं बचेगा। अगर इसको बचाना है तो ये शहीदों के विचारों को ही लेके चलना पड़ेगा आपको, दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास में, कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो ये जो रामदेव बाबा है, हमारा रामदेव है, उसकी टीम है, ऐसे सभी लड़के जो अंदर है जेल में, 5 लोग गए तो 6 पुतले बिठे, 5 लोग गए तो 5,50,000 आदिवासी सरकार के खिलाफ में हो गए, 25 जाएंगे तो 25,000 यानी 2.5 लाख आदिवासी सरकार के खिलाफ में हो जाए। ये माहौल बनना चाहिए। जेल से क्या डरना, जेल में तो रेस्ट लेने दो उनको, प्लानिंग करो। जेल तो बहुत अच्छी चीज है, जो जेल नहीं गया उसको आंदोलन कैसे समझेगा, यही तो ट्रेनिंग है। कान के पास से गोली भी जाना चाहिए, कान के पास से गोली भी जाना चाहिए, आवाज का तुमको अंदाजा आ जाना चाहिए। नहीं तो पता है भैया कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसा हूं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कर लेंगे बे? दिमाग में होना चाहिए, ये सोच दिमाग में होना चाहिए। बच्चे की सोच, बच्चे के दिमाग में ये सोच आनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी आदिवासियों की रहनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में तुम लोगों ने सभा लिए, आने वाले समय में तुमको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसी जैसी तुमको तकलीफ होगी वैसी वैसी गवर्नमेंट को भी तकलीफ होगी, व्यवस्था को भी तकलीफ होगी। और किसी को लगता होगा कि आदिवासी ऐसी है आंडू पांडू, तो एक बात ध्यान में रखो, एक बिरसा मुंडा था तो सबको हला के रख दिया, अब हजारों की संख्या में टंडा बन जाएंगे, बिरसा बन जाएंगे, रेंगा पुरको बन जाएंगे, तो क्या होगा गवर्नमेंट का? थोड़ा सोचो, किसकी औलाद है हम, किसका खून है हमारे में? इस समाज को बचाएंगे कैसे, इस बारे में सोचना शुरू करो मेरे भाइयों। ये समाज नाम की चीज जो है यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। तुमको पार्टी नहीं बचा सकती है, तुमको नेता नहीं बचा सकता है, तुमको अगर बचा कोई सकता है इस परिस्थिति में तो केवल समाज। और उसको जिंदा रखो, उसको एक जगह लाओ, एक विचारों से जुड़ जाओ, दूसरा कोई रास्ता आपके पास में नहीं है। अरे देश में तो राष्ट्रपति भी आपकी अभी आदिवासी राष्ट्रपति है, और ये बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये दोनों बातें देखो, आदिवासी राष्ट्रपति हमने आदिवासी का राष्ट्रपति बनाए, और यही लोग बोल रहे हैं वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं है। इस षड्यंत्र को समझो, आपको खत्म करने की साजिश है, आपके अस्तित्व को ही खत्म करने की साजिश है। मेरे जितने युवा साथी हैं, जितने कार्यकर्ता लोग हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, संगठन से, पार्टी की बातों से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करो। जिस दिन आदिवासियों का सामाजिक स्वरूप खड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक एससी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, उनको भी कोई पर्याय नहीं है। अरे इस देश के मुसलमान को बोलना है, क्रिश्चियन को बोलना है कि मैं मूलवासी हूं, तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के ओबीसी को बोलना है कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के शेड्यूल कास्ट को भी बोलना है कि मैं देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। अगर ये सच्चाई है तो आपको इस आंदोलन को समझना पड़ेगा। ये आंदोलन किसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ में नहीं है, ये आंदोलन किसी पार्टी के या जातिवाद के किसी संगठन के खिलाफ में नहीं है, ये उन विचारों के खिलाफ में है जो इस देश की मूल मालकियत को नकारता है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं मेरे भाई,
ये आदिवासी मुक्त भारत की बात है। और ये हिंदू राष्ट्र के हलवे में ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है उसके पेट पानी की, उसकी रोजी रोटी की। ये लोग बिजनेस माइंडेड है, ये व्यापारी है, इनका दिमाग व्यापार में है, हर चीज का धंधा करना चाहते हैं। राजनीति का भी धंधा हो गया है। अभी राजनीति लोग धंधे के हिसाब से करते हैं, इतना लगाऊंगा तो इतना कमाऊंगा। उसमें कुछ अपने भी नेता शामिल हो रहे हैं। इनसे थोड़ा सतर्क रहो, मिशन चलाओ, ईमानदारी से काम करो, समझदारी और ईमानदारी को साथ में रखो। जो रेंगा कोरकू ने किया, जो भगवान पंटा भील ने किया, ये लोगों ने जात के लिए अपनी जान नहीं दी, समाज के लिए दी। तुम्हारा सक्का बच्चा भी फांसी में तख्ते में नहीं चढ़ता है तुम्हारे लिए। ये जिन लोगों ने किया, यही तुम्हारे ओरिजिनल भगवान है। कुछ अपने गोंडवाने के साथी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, मैं ऐसा सुना हूं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, मैं आदिवासियों में भगवान किसको बोलते हैं? हम उन्हीं लोगों को भगवान बोलते हैं जो हमारे पूर्वज मर गए, उन्हीं को अपना पेन मानते हैं, उसी को अपना बड़ा पेन मानते हैं। अपन वहीं पे हम लोग अपना पेन खाना बनाते हैं। अगर इस जगह पर, इस पवित्र जगह पर अगर महापुरुषों का गाथा बिठाई गई है, तो इसमें तुमको नाखुश होने की, नाराज होने की बात नहीं, तुमने खुश होना चाहिए। तुमको अभिमान होना चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे महापुरुषों का पुतला बैठा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस क्षेत्र को, उस जगह को क्रांति स्थल नाम दो, मूलवासी क्रांति स्थल उसका नाम रखो, क्योंकि एक आदमी का पुतला नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का पुतला बिठा दिए जो भगवान से बड़े हैं। एक बात पूरे आदिवासियों ने अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब से भगवान पैदा नहीं हुआ था इस देश में, तब से आदिवासी रहते हैं। ये भगवान से भी पहले के रहने वाले लोग हैं। ये हमको नहीं बता सकते कि तुम वनवासी है, तुम फलाना वासी है। ये आदिवासियों को नहीं समझाने का। वो मालिक था, है और रहेगा। अरे आप धर्म बदल सकते हो भाई।